नमस्कार दोस्तों, एक देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाती है, इसकी आर्मी को वेपन्स देके उसे मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उस देश को वो अपना एक खास अलायंस मानते हैं, फिर वही कंट्रीज उस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करते हैं और ये सारा घटनाक्रम पिछले 70-80 सालों में घटित हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि जो कंट्रीज एक टाइम पे ट्रू फ्रेंड्स थे, जो आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे थे, हथियार दे रहे थे और आज कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट के कंट्री ईरान की, जो कभी अमेरिका और इजराइल का खास दोस्त था। दोनों कंट्रीज उसे मिडिल ईस्ट में अपना मेन अलायंस मानते थे और फिर वही कंट्रीज उस पर आज एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन क्या है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो चलो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे तो ईरान इजराइल के रिलेशन की शुरुआत 14 मई 1948 में इजराइल के गठन के बाद ही होती है, परंतु इसका जो बैकग्राउंड है वो 1947 में जो ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन आया था, जिसमें फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए जाने, जिसका 53% पार्ट ज्यूस इजराइल को एवं 47% पार्ट मुस्लिम फिलिस्तीनियंस को दिया जाना। बट इसमें एक समस्या थी, यहाँ ज्यूस की जनसंख्या कम थी, फिर भी उनको ज्यादा पार्ट दिया जा रहा। फिलिस्तीनियन मुस्लिम जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी, उनको कम पार्ट दिया जा रहा था। तो इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि येलो पार्ट अरब फिलिस्तीनियंस को दिया गया एवं ग्रीन पार्ट इजरायली ज्यूस को दिया गया, एवं जो बीच में व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो यरूशलेम है, जिसको यूएन के अंडर रखा गया। साथ ही आप इस इमेज को भी देखें, जैसे 1946 में फिलिस्तीन जो इस एरिया के बहुत बड़े पार्ट पे फैला हुआ था, जहाँ व्हाइट व्हाइट डॉट देख रहे हो आप फर्स्ट पिक्चर पे, वहाँ सिर्फ ज्यूस लोग रहते थे। परंतु जब यूएन का पार्टीशन प्लान आया 1947 में, तो उसमें इजरायलियों को बहुत ज्यादा पार्ट दिया गया, जबकि उनकी संख्या बहुत कम थी। और धीरे धीरे 1949 से लेकर 1967 की 6 डे वॉर तक इजराइल लगभग फिलिस्तीन को कब्जा चुका था और 2012 तक आते आते 90% से ज्यादा फिलिस्तीन को अपने अंडर में कब्जा चुका है। तो ये सब वजह प्लस मिडिल ईस्ट में ज्यूस को न बसाने देने की खातिर ईरान उन 13 कंट्रीज में से था जिन्होंने इस मैंडेट के खिलाफ वोटिंग की थी। यहीं से मुस्लिम्स के मन में ज्यूस के खिलाफ माहौल हो गया, परंतु ब्रिटेन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के कारण उस समय वो कुछ नहीं कर पाए। फिर इसी वजह से 6 डे वॉर भी हुई, जिसमें इजराइल जीत गया। फिर भी तुर्की के बाद ईरान सेकेंड कंट्री था जिसने इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करने का फायदा ये होता है कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में ऑफिशियल बायलैटरल ट्रेड स्टार्ट हो जाता है और जिससे इनका बिजनेस ग्रो करता है। फिर 1950s में शाह रजा पहलवी के शासन के दौरान दोनों कंट्रीज के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके थे। ईरान वेस्टर्न कंट्रीज की ऑयल डिमांड को पूरा करता था, वहीं अमेरिका एंड इजराइल उसको वेपनाइज करने में मदद करते थे और अमेरिका ने बाद में उसको न्यूक्लियर प्लांट भी एस्टेब्लिश करने में मदद की थी, जिससे ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा होने लग गया एंड उसकी इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से ग्रो करने लग गई। अमेरिका एंड ईरान के प्रमुख एक दूसरे के देशों की यात्राएं करते। शाह ऑफ ईरान को अमेरिका में ग्रांड वेलकम दिया जाता। पूरे ईरान में वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला हो गया, वहाँ पार्टीज कॉमन होने लग गई। 1971 में शाह रजा पहलवी ने फारसी शासन के 2500 साल पूरे होने के रिगार्डिंग एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, जिसे पार्टी ऑफ सेंचुरी कहा गया। Iran recently celebrated the 2500th anniversary of its monarchy. Under the Shah's administration, land redistribution, literacy programs, and industrial development have made the country a leader among the Persian Gulf states. At the Sadabad Palace, President and Mrs. Nixon host a luncheon for the Shah, Empress Farah, and Iranian dignitaries. The United States and Iran have had cordial relations for many years. This visit confirms their strong ties and mutual respect. इस पार्टी में सोने की प्लेटों में लोगों को खाना परोसा गया। इस पार्टी में उस समय के $100 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया, जिसे विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी कहा गया। उधर ईरान की आम जनता भूख से मर रही थी, उनको घंटों राशन की दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता। इस पार्टी के आयोजन से ईरान की जनता शाह के खिलाफ गुस्से से भर गई और इस गुस्से का उबाल आया 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान, जिसके जनक अयतुल्लाह खोमेनी थे, ने शाह रजा पहलवी के शासन को उखाड़ फेंका। And the Shah met for about an hour this morning. The president said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries. Despite the temporary imposition of martial law, the Shah's new government appears determined to press ahead with liberal reform. It is from the mosques that opposition
opposition to the Shah is being led by puritanical Shiite Muslims. The religious zealots want a return to the Constitution of 1906, which would ensure all legislation conforms. For Khomeini, the flight from Paris to Tehran marked the end of 15 years in exile. For the people of Iran, the arrival of his jetliner signaled the beginning of even more radical social and political changes than have already taken place. ईरान की टोटल पॉलिटिकल पावर अयतुल्ला खोमेनी के अंडर आ गई, जो बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर भी बने। अयतुल्ला खोमेनी के ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही सबसे पहले इजराइल के साथ उसने अपने रिलेशन तोड़ दिए। इजराइल को एनिमी ऑफ इस्लाम तथा लिटिल शैतान की संज्ञा दी एंड फिलिस्तीन की पार्टी पीएलओ के साथ अपने रिलेशन जोड़ दिए तथा फिलिस्तीन की एम्बेसी तेहरान में खोल दी। फिर भी मिडिल ईस्ट में दोनों कंट्रीज के कॉमन एनिमी जैसे इराक एंड कॉमन इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने अपने रिलेशन बना के रखे। मुख्य रूप से इजराइल ने यह कोशिश की। सितंबर 1980s में इराक के ईरान पर अटैक के समय इजराइल ने ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए, वेपन्स दिए, क्योंकि अगर इजराइल इराक को नहीं रोकता तो हो सकता है कि बाद में इराक स्ट्रॉन्ग होके इजराइल के ऊपर भी अटैक कर सकता। उनको सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत जरूरी हो गया था, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की भी ट्राई कर रहा, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। 2000 के एरा में खोमेनी ने इजराइल को इलीगल ज़ायोनिस्ट रूल एंड मिडिल ईस्ट में कैंसर ट्यूमर एवं इसके खत्म होने की कामना की। यहीं से ईरान इजराइल के रिलेशन पटरी से उतरने शुरू हो गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज बिठाने शुरू कर दिए, जैसे यमन में हुत्तीज, लेबनान में हिजबुल्ला एंड जॉर्डन के मिलिटेंट्स को ईरान द्वारा सपोर्ट एंड वेपन्स दिए गए, जिससे नाटो अलायंस जॉर्डन एंड इजराइल पर डायरेक्ट अटैक होने लगे। इसी से मिडिल ईस्ट में ईरान एंड इजराइल में प्रॉक्सी वार होते रही एंड दोनों कंट्रीज एक दूसरे के हितों को कोवर्ट ऑपरेशन के द्वारा नुकसान पहुंचाने लगे। इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य समय तब आया जब अमेरिका को 2003 में यह पता लगा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर। तब से अमेरिका एवं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अलग अलग तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन करके मार रहा है। जैसे मसूद अली मोहम्मदी को एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से मारा गया एवं एक अन्य साइंटिस्ट जैसे मोहसिन महाबदी को रिमोट कंट्रोल गन से शूट किया गया जब वो अपने घर को जा रहे थे। जनवरी 2020 को इराक के बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। इस तरह ईरान एवं इजराइल के बीच प्रॉक्सी एंड कोवर्ट ऑपरेशन एक लंबी लाइन है जो एक दूसरे पे ये अटैक करते रहते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के लेटेस्ट अटैक जो इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने के लिए किए हैं, जिसमें अमेरिका भी इजराइल के साथ ईरान की नतांज, फोर्डो, इस्पान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने का दावा करता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. ईरान भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के पड़ोसी ना होते हुए भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए एवं एक दूसरे को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं। यह लड़ाई इजराइल के लिए अस्तित्व की है। अगर इजराइल हारा तो उसे मिडिल ईस्ट से मिटा दिया जाएगा। वहीं ईरान इसे अपने हितों को सिक्योर करने की लड़ाई मान रहा है। अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो ये वेपन, जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, वही वेपन ऑफ पीस बन जाएगा। क्योंकि जिन देशों के पास एटम बम होता है उन देशों को अन्य कंट्रीज आपस में लड़ने नहीं देते, वरना इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे आ सकता है। शायद इसी से मिडिल ईस्ट में शांति आ जाए। थैंक यू।